हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड स्टेट देन इन गैसियस स्टेट। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर सो क्लोज दैट देयर इज़ वेरी लिटल एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम एंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। तो आपको एक जो लाइन हाईलाइट करनी है यहाँ पे वो है वेरी लिटल एम्प्टी स्पेस। कई बार ना हमारे पास एजर्शन रीज़न में आ जाता है, तो हम ना ये सोचते हैं इतना भी कम स्पेस नहीं होता यार, यहाँ वेरी लिटिल क्यों लिखा है। बट और हम इस स्टेटमेंट को गलत कराते हैं कि ये सोच के कि इतना भी कम स्पेस नहीं होता, स्पेस होता है। तो हम क्या कहते हैं, वेरी लिटल यहाँ लिखना गलत था, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी ने लिखा है वेरी लिटल एम्प्टी स्पेस, देन इट मस्ट बी हाईलाइटेड। Then, moving on, molecules of liquids are held together by attractive intermolecular forces. Liquids have definite volume because molecules do not separate from each other. Intermolecular forces होने की वजह से लिक्विड का एक फ़िक्स वॉल्यूम रहता है। जैसे गैस का फ़िक्स वॉल्यूम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम जिस भी कंटेनर में भरेंगे वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने ज़्यादा नहीं होते। बट लिक्विड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर सेपरेट नहीं हो पाते, इसलिए उनका एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है। हाउएवर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव पास्ट वन अनदर फ्रीली, देयरफॉर लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड शो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लो करने की टेंडेंसी। सो दे कैन बी पोर्ड एंड कैन एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड्स की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर पास करती हैं। जैसे मैंने विस्कोसिटी में लेयर्स पढ़ाई थी ना, ये वाली लाइन वही लिखी है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव पास्ट वन अनदर फ्रीली, देयरफॉर लिक्विड कैन फ्लो, कैन बी पोर्ड एंड कैन एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। तो वॉल्यूम फिक्स क्यों रहता है? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ठीक है। और शेप कंटेनर का क्यों अटेन कर लेते हैं? फ्लूइडिटी क्यों शो करता है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन पास ओवर वन अनदर फ्रीली। अब इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल लुक इनटू सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सच एज वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है। ओके अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। मैंने बताया था वेपर प्रेशर हम कभी भी क्लोज्ड वेसल में नहीं पढ़ते, हम या तो इवैक्यूएटेड वेसल लेते हैं या फिर ओपन वेसल लेते हैं, राइट। तो इन्होंने इवैक्यूएटेड कंटेनर लिया है। इफ एन इवैक्यूएटेड कंटेनर इज पार्शली फिल्ड विद लिक्विड, द पोर्शन ऑफ लिक्विड इवेपोरेट्स टू फिल द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विद वेपर। ये कहना चाह रहे हैं सिंपली कि मैंने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया जिसमें मैंने लिक्विड भर रखा है, तो ऊपर वाले स्पेस में क्या है? वैक्यूम। अब मैंने अगर इसको हीट प्रोवाइड की नीचे से, तो इसके वेपर्स उड़ के जो खाली जगह है उसको भरेंगे। इनिशियली द लिक्विड इवेपोरेट्स एंड प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इंक्रीजेज। धीरे धीरे वेपर ज़्यादा बनते रहेंगे तो प्रेशर भी वेपर्स द्वारा एग्जर्ट जो होगा वो बढ़ता रहेगा। एक टाइम आएगा जब एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज। वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ये वाली मैंने लाइन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी वेपर प्रेशर वाले लेक्चर में, तो यू कैन रेफर दैट। फिर आते हैं सिंस प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, द टेम्परेचर मस्ट बी मैंशनड वाइल रिपोर्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। मान लीजिए मैं कह रही हूँ वेपर प्रेशर जो है वो इतना है, उसकी वैल्यू दे दी, तो मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पे मैं वेपर प्रेशर इतना है, क्योंकि वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने बताया था जो हम तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो टेम्परेचर और नेचर डिपेंडेंट रहेंगी। तो वह ना ये भी याद रख लीजिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट को हाईलाइट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इन एन ओपन वेसल। अब सेकंड केस क्या लिया इन्होंने? ओपन वेसल। लिक्विड वेपराइजेज फ्रॉम द सरफेस एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड become equal to external pressure. Vaporization can occur throughout the bulk of liquid and vapors extend freely into the surroundings. The condition of free vaporization throughout the liquid is called boiling. तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या फ़र्क है? जब वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड या बल्क फिनोमिना में हो रहा है उसको आप कहते हो बॉइलिंग, और जो वेपर्स हैं वो फ्री वेपराइजेशन मतलब
फ्रीली एक्सपेंड हो रहे हैं इनटू द सराउंडिंग। तो कंडीशन ऑफ फ्री वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। ओके, दोबारा से बोलते हैं, द कंडीशन ऑफ फ्री वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर एट दैट प्रेशर। Vapor pressure of some common liquids at various temperature is given in figure 5.14 पेज 155। नेक्स्ट पेज पे ये वाला जो डायग्राम है ये वेपर प्रेशर ही बता रहा है एट वेरियस टेम्परेचर्स। कह रहे हैं जब 1 atm प्रेशर होगा एक्सटर्नल तो जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को 1 बार लेते हैं तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन होगा उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। Standard boiling point of liquid is slightly lower than normal boiling point because 1 bar pressure is slightly less than 1 atm pressure. The normal boiling point of water is 100 degrees Celsius. Its standard boiling point is 99.6 degrees Celsius. ये भी पैराग्राफ मैंने अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट अगैन। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। देयरफॉर लिक्विड्स एट हाई ऑल्टीट्यूड्स बॉयल एट लोअर टेम्परेचर्स इन कंपैरिजन टू दैट एट सी लेवल। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले ही अचीव हो जाता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। सिंस वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर ऑन हिल्स प्रेशर कुकर इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। प्रेशर कुकर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि माउंटेन्स हिल्स पे लो प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू सी लेवल। तो अगर हमें सी लेवल वाला प्रेशर अचीव करना है माउंटेन्स पे तो हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर होता है वो सी लेवल वाला प्रेशर ही होता है ताकि वाटर उसी पॉइंट पे बॉईल करे जिस पे वो पहले कर रहा था। फिर मैंने आपको ऑटोक्लेव वाला भी बताया था अपने ही एग्जाम्पल में कि हॉस्पिटल में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव्स में, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ किया जाता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय यूजिंग अ वेट कवरिंग द वेंट। तो मैंने ये पूरा भी एक्सप्लेन किया था कि वेंट एक पार्ट होता है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था उस वाले लेक्चर में। अब नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट देखिए, वो क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग डज नॉट अकर इन व्हेन लिक्विड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं क्लोज्ड वेसल में तो बॉइलिंग नहीं हो पाती। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ राइट इन कमेंट, मैं दोबारा से बता दूंगी। ऑन हीटिंग कॉन्टीन्यूसली वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। अगर मैं कॉन्टीन्यूसली हीट करूँगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एट फर्स्ट अ क्लियर बाउंड्री इज विजिबल बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज बिकॉज लिक्विड इज मोर डेंस देन वेपर। एक ऐसा जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी और मोर मॉलिक्यूल्स गो टू वेपर फेज तो डेंसिटी ऑफ वेपर्स राइजेस, एट द सेम टाइम लिक्विड बिकम लेस डेंस। मतलब लिक्विड के में से मॉलिक्यूल्स उड़ उड़ के वेपर में जा रहे हैं तो लिक्विड की डेंसिटी कम हो रही है और वेपर की डेंसिटी बढ़ रही है। It expands because molecule moves apart. When density of liquid and vapor become the same, clear boundary between liquid and vapor disappear. This temperature is called critical temperature. जब density जो होती है liquid और vapor की वो same हो जाती है तो clear boundary disappear हो जाती है। ये भी मैंने अपने vapor pressure वाले lecture में explain किया था। और उस temperature को जब density of liquid and vapor become equal उसको हम कहते हैं critical temperature। Now moving on to surface tension phenomena. देखिए कोई भी लिक्विड होता है वो अपने आप का मिनिमम सरफेस एरिया चाहता है। मिनिमम सरफेस एरिया होने की वजह से उसकी जो सरफेस एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और जितनी कम एनर्जी होती है केमिस्ट्री में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो हर चीज़ अपनी एनर्जी को कम करना चाहती है टू गेन स्टेबिलिटी। सो विद सेम केस विद द लिक्विड्स में भी सरफेस एरिया कम होगा तो उतनी कम सरफेस एनर्जी होगी और उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा। तो हर लिक्विड चाहता है कि वो जिस भी शेप में एग्जिस्ट करे उस शेप का सरफेस एरिया मिनिमम हो। ये चीज़ को ध्यान रखें आप। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट लिक्विड्स एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर। Why is it then small drops of mercury form spherical bead instead of spreading on the surface? ये कह रहे हैं मरकरी ऊपर से गिरा तो ये ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों रह जाता है, इसका कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट क्यों होता है, इसका एक्यूट क्यों नहीं होता, इसका कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज क्यों रहता है।
तो ये यही है सरफेस टेंशन फिनोमिना। मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्सेस, जिसकी वजह से वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है? वाटर। हालांकि ये फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। वाई डू पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एट द बॉटम ऑफ रिवर रिमेन सेपरेटेड बट दे स्टिक टुगेदर व्हेन टेकन आउट? अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मान लीजिए ये सी है और इसकी बॉटम पे सॉइल पार्टिकल्स ऐसे पड़े हैं, पर अब मैंने हाथ लिया अपना और हाथ से ऐसे सॉइल पार्टिकल्स को उठाया, तो जैसे ही मैं उठाऊंगी ना सॉइल पार्टिकल्स को, तो वो आपस में अभी इस सॉइल पार्टिकल के ऊपर लिक्विड की ये वाली लेयर है। अब मैंने इस सॉइल पार्टिकल को ऐसे उठाया हाथ में, ऐसे ऐसे लिया सॉइल पार्टिकल और ऐसे उठाया, तो होता क्या है, जैसे मैं उठाती हूँ तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी और लिक्विड की जो फिल्म है वो ऐसे हो जाती है और पास पास आएंगे तो लिक्विड फिल्म ऐसे हो जाएगी। तो बताइए इस टाइम सरफेस एरिया लिक्विड का ज़्यादा है इस टाइम या इस टाइम? सबसे कम सरफेस एरिया इस टाइम है, जब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास पास है और लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ इतना है। अभी इतना था, अभी इतना है। तो बताइए लिक्विड कैसे एग्जिस्ट करेगा? इस वाले सरफेस एरिया के साथ एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स जब मैं उठाऊंगी तो आपस में पास पास चिपक जाएंगे। तो यही लिखा है कि वाई डू पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एट द बॉटम ऑफ रिवर रिमेन सेपरेटेड? बॉटम ऑफ रिवर पे तो सेपरेटेड है, जैसे ही मैंने हाथ रख के उठाया तो वो आपस में पास पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ऊपर थिन फिल्म ऑफ वाटर होती है वो उसका सरफेस एरिया कम होना चाहती है, और वो सरफेस एरिया कम कब हो सकता है? जब वो आपस में स्टिक टुगेदर कर जाए, जब हम उनको बाहर निकालें। Why does a liquid rise in a thin capillary as soon as capillary touches the surface of the liquid? तो यहाँ पे दो फिनोमिना वर्क करते हैं, एक तो सरफेस टेंशन और एक एडहेसिव फोर्सेस। ये भी मैंने आपको बताया था। All these phenomena are caused due to characteristic property of liquids called surface tension. A molecule in the bulk of liquid experience equal intermolecular forces from all sides. The molecule therefore does not experience any net force. But for the molecule on the surface of liquid, net attractive force is towards the interior of the liquid due to molecules below it, since there are no molecules above it. तो आई गेस ये भी यहाँ पे नो मॉलिक्यूल्स अबव इट लिखा है, बट यहाँ पे एक बात याद रखिए, गैस मॉलिक्यूल्स तो है ना, तो नो मॉलिक्यूल्स लिखना थोड़ा सा गलत हो गया, बट आप याद रखिए कि एनसीईआरटी यहाँ पे नो मॉलिक्यूल्स ही लिख रही है। ओके लिक्विड टेंड टू मिनिमाइज। अब देखिए मैंने ये एक्सप्लेन इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो रेफ़र करिए। मैं अभी सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग कर रही हूँ और वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो मैंने अपने लेक्चर में कवर नहीं किए हैं। लिक्विड्स टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड हैव मोर एनर्जी देन than the molecules in the bulk which do not experience any net force. Therefore liquids tend to have minimum number of molecules at their surface. तो वो चाहते हैं उनका सरफेस एरिया कम से कम हो, उनके सरफेस पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों। If the surface of the liquid is increased by pulling molecules from the bulk, attractive forces will have to be overcome. ये कह रहे हैं अगर मुझे सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ाना है, मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब मुझे इस ऊपर वाली लेयर पे 4 मॉलिक्यूल्स की बजाय 6 मॉलिक्यूल्स लाने हैं, तो वो मैं नीचे से ही तो लाऊंगी। तो अगर मैं नीचे से ऊपर ला रही हूँ तो ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो मुझे इसका अट्रैक्शन तोड़ के इसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो मुझे एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय 1 यूनिट इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी, और इसका डायमेंशंस होते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द line drawn on the surface of liquid.
मान लीजिए मैंने ये लिक्विड का सरफेस था, मैं इसका टॉप व्यू दिखा रही हूँ, लिक्विड का ऊपर से देख रही हूँ मैं लिक्विड को, और मैंने एक लाइन एज्यूम की, तो इसके परपेंडिकुलर जितने भी फोर्सेस लगते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस को मैं देख रही हूँ, ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। मैंने बताया सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर गामा, इट हैज़ डायमेंशंस दिस एंड इन ऐसा यूनिट दिस। डायमेंशंस आई होप सो डायमेंशनल फार्मूला सबको निकालना आता है, नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। जैसे न्यूटन पर मीटर, यानी कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2, लेंथ का होता है l, तो l से l करता है mt-2, दैट मीन्स kg पर सेकेंड स्क्वायर। The lowest energy state of liquid will be when surface area is minimum. Spherical shape satisfies this condition, that is why mercury drops are spherical in shape. This is the reason that sharp glass edges are heated for making them smooth. On heating glass melts, क्योंकि glass is a viscous liquid तो glass melt हो जाएगा, and the surface of liquid tend to take the rounded shape at the edges which makes the edges smooth. This is called fire polishing of glass. ये सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी ग्लास प्लेट थी, तो मैंने उसके एजेस को ऐसे गोलाई में काट दिया, यहाँ पे ये शार्प पॉइंट था ना, इसको मैंने ऐसे गोलाई में कर दिया, जैसे ये तो शार्पली हो गया। अब मैंने क्या किया, ऐसे गोलाई में, इतना शार्प नहीं रखा, थोड़ा सा गोलाई में ले गई, तो शार्प एजेस की बजाय मैंने राउंडेड एजेस बना दिए, तो इसको कहते हैं फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। मतलब मैंने किनारे उसके एजेस जो हैं, उसके वर्टेक्स जो हैं, उसके थोड़े राउंडेड फॉर्म में कर दिए, क्योंकि राउंडेड फॉर्म में आने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लिक्विड टेंड टू राइज इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, लिक्विड वेट द थिंग्स बिकॉज दे स्प्रेड अक्रॉस देयर सरफेस एज थिन फिल्म। मोइस्ट सॉइल ग्रेन्स, देखिए लिक्विड किसी भी चीज़ को वेट करता है, और वेटिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, पहले पेज पे हमने पढ़ा था वेटिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। लिक्विड जो होता है वो हर चीज़ को वेट कर देता है, बिकॉज दे स्प्रेड अक्रॉस देयर सरफेस एज थिन फिल्म। मोइस्ट सॉइल ग्रेन्स आर पुल टुगेदर बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ थिन फिल्म ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड। यही मैंने बताया कि पहले मान लीजिए सॉइल पार्टिकल्स ऐसे ऐसे अलग अलग पड़े थे, जैसे ही मैंने उठाया तो इसके ऊपर जो थिन फिल्म ऑफ वाटर थी उसको अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करना है, तो अगर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो ये सरफेस एरिया इसका थोड़ा सा कम हो गया, और पास पास आएंगे तो अब सरफेस एरिया जो थिन फिल्म, ये जो ऊपर मैं ऐसे कर्व लाइन बना रही हूँ, ये फिल्म ऑफ वाटर बना रही हूँ, और सरफेस एरिया कम हो गया। इट इज़ द सरफेस टेंशन विच गिव स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ऑब्वियसली सरफेस टेंशन की वजह से ही सरफेस जो होती है, इट वर्क्स फंक्शंस लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मैंने बताया था एक बंदा गिर गया तो अब बाकी बंदों को थोड़ा सा स्ट्रेच करके हाथ खोलना पड़ेगा ताकि वो एक बंदे की जगह पूरी कर सके, वैसे समझिए इसे। On flat surface, droplets are slightly flattened by the effect of gravity, but in gravity-free environments, drops are perfectly spherical. ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए वाटर है, तो वाटर जो है वो ऐसे ऐसे क्यों नहीं रहता, अगर वाटर की ड्रॉपलेट गिरे तो वो सरफेस पे, तो वह ऐसे क्यों नहीं रहती, वो ऐसे क्यों हो जाती है, बिकॉज ग्रेविटी भी एक्ट करती है। बट अगर ग्रेविटी ना हो तो वो वाटर की ड्रॉपलेट ऐसे रहने की बजाय ऐसे रहेगी, ठीक है। Moving on, magnitude of surface tension of a liquid depend upon attractive forces between the molecules. When attractive forces are large, surface tension is large. राइट जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत लार्ज होंगे तो सरफेस टेंशन भी लार्ज होगा। मैंने ये सरफेस टेंशन में एक्सप्लेन कर रखा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, और सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज, और अट्रैक्शन बढ़ने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं सरफेस टेंशन में। रीज़न इन दोनों के मैंने बताए थे, क्योंकि हम सरफेस टेंशन में अट्रैक्शन ही तो देखते हैं,
नीचे वाले मॉलिक्यूल्स सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अगर ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी पे। इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो which arises due to internal friction between layers of liquid as they slip past one another while liquid flows. ये मैंने बताया था, विस्कोसिटी इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स होल्ड देम टुगेदर एंड रेजिस्ट मूवमेंट ऑफ लेयर्स पास्ट वन अनदर। मैंने ये बात बताई थी कि जो हम तीनों फोर्सेस, तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं वो टेम्परेचर और अट्रैक्शन डिपेंडेंट रहेंगी। ये तीनों ही अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आती हैं। तो आपस में लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी वजह से वो रेजिस्ट करती हैं मूवमेंट ऑफ लेयर्स पास्ट वन अनदर। When a liquid flow over a fixed surface, layers of molecules in immediate contact of the surface is stationary. मैंने क्या बोला था, मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जो लेयर ऑफ लिक्विड जो सिलेंडर के सरफेस के बिल्कुल पास है वो स्टेशनरी, और जो मिडल वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की लेयर इमीडिएट कॉन्टैक्ट में होती है सरफेस के साथ वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहती हैं, जैसे मैंने सिलेंडर वाले एग्जाम्पल में क्लियर किया था। The velocity of upper layers increases as distance of layers from fixed layer increases. ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। This type of flow in which there is regular gradation of velocity in passing from one layer to the next is called laminar flow. ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। If we choose any layer in the full flowing liquid, the layer above it accelerates its flow and the layer below it will retards its flow. ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर इस वाले पूरे में इस पूरे को पढ़ने की बजाय सीधे इस फॉर्मूले पे आइए। फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी यू बाई डी जेड, वेयर डी जेड इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, राइट। डी यू इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स, ए इज सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट एंड ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। Eta is a proportionality constant and is called coefficient of viscosity. Viscosity coefficient is the force when velocity gradient is unity and area of contact is 1 unit. देखिए, जब भी हमें किसी चीज़ की डेफिनेशन बनानी होती है ना, हम क्या करते हैं, सिंपली देखिए, फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी यू बाई डी जेड। तो ईटा को यहीं रखो, क्या आया, फोर्स डी जेड बाई डी यू अपॉन एरिया, राइट। तो ईटा विल बी इक्वल टू फोर्स, ईटा यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज दैट फोर्स व्हेन डी जेड डी यू एंड एरिया इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर मैं इसको 1 लिख दूँ, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाए, तो ईटा किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के बराबर। तो ईटा इज दैट फोर्स व्हेन डी जेड डी यू एंड एरिया इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यही चीज़ यहाँ लिखिए, विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज द फोर्स, viscosity coefficient is the force when velocity gradient is unity, unity मतलब 1 and area of contact is unit area. Thus यहाँ पे शायद इन्होंने ईटा लिखना था, ईटा इज मेजर ऑफ विस्कोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ये भी मैंने आपको निकाल के बताया था। इन सीजीएस यूनिट, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, और ऐसा यूनिट क्या है, पॉइजली, और 1 पॉइस इज इक्वल टू दिस। तो ये भी बहुत इजी है निकालना, चलो निकाल ही देते हैं ये भी। जैसे ईटा क्या है, एफ डी जेड अपॉन ए डी यू, इसको यहाँ लिखूंगे न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, यही लिख रखा है, न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकेंड, और यही लिख रखा है पास्कल सेकेंड। अब अगर मैं ईटा का डायमेंशनल फार्मूला लिखूं, एफ डी जेड अपॉन ए डी यू, तो एफ फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, डी जेड होता है एल, एरिया होता है एल स्क्वेयर,
और डी यू क्या होता है एल टी माइनस वन, एल से एल कट गया और इस वाले से ये कट गया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन ये आ गया। तो इसको अगर मैं लिखूँ ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ ये क्या हो गया 1 पॉइस, क्यों, क्योंकि ये CGS यूनिट है, तो 1 पॉइस विल बी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेकेंड पर सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ निकाला। अब मैं ग्राम को क्या लिख दूँ 1000 में, 1/1000 kg, 1 सेंटीमीटर को क्या लिख दूँ 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर, तो 100 मीटर इंटू 1/सेकेंड, तो ये क्या आ गया 10 की पावर -1, 10 को ऊपर ले गई kg पर मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 पॉइस। तो देखिए 10 की पावर -1 kg पर मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इजी कन्वर्जन होती है, जिसको कन्वर्जन आती है वो हर कन्वर्जन कर पाता है। ग्रेटर द विस्कोसिटी मोर स्लो द लिक्विड फ्लोज, क्योंकि जितना विस्कस होगा, हनी और वाटर में से विस्कोसिटी हनी की ज़्यादा होती है क्योंकि उसका फ्लो बहुत कम रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन्डरवॉल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज हाई विस्कोसिटी, क्योंकि ये दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो अगर ये ज़्यादा होंगे तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा रहेगी। ग्लास इज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड, इट इज़ सो विस्कस दैट मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल सॉलिड्स। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इंटरनल रेजिस्टेंस टूटेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो और तेज़ी से फ्लो करेंगे, और विस्कोसिटी तो क्या था, तेज़ी से फ्लो ना कर पाना, तो ये आपस में अपोजिट फैक्टर हो गए, इन्वर्स रिलेशन हो गया, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी घट जाएगी। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ लेक्चर। एक बार जल्दी से समरी भी पढ़ लेते हैं। समरी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस एक बार रीड करूँगी और देखेंगे कि अगर इसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल पाता है हमें तो वो हम लिख लेंगे। ओके, स्टार्टिंग द समरी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमें पॉइंट पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में ऑपरेट करते हैं। दीज फोर्सेस डिफर फ्रॉम प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक forces that exist between two oppositely charged ions. Also these do not include forces that hold atoms of covalent molecule. ये हमने पढ़ा था, जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं और एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों को इंक्लूड करते हैं। बट जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्ड यूज़ करते हैं तो अब हम उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोवलेंट बॉन्ड वाले फोर्स को इंक्लूड नहीं करते। ये हमने हाईलाइट किया था। Competition between thermal energy and intermolecular interactions determine states of matter. मैंने कहा था थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि मैटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो वो गैस में एग्जिस्ट करेगा, अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस ज़्यादा हैं तो वो सॉलिड या लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज बिहेवियर ऑफ गैस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो जो बल्क प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल दे दिए इन्होंने यहाँ पे कि जो नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ गैस होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स होता है, एंड चेंज ऑफ स्टेट जो होता है, ये तीनों बल्क प्रॉपर्टीज़ हैं। बिहेवियर ऑफ गैस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड चेंज ऑफ स्टेट। फिर लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद चेंज ऑफ स्टेट बट द रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट। ये याद रखना है, क्योंकि तभी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते वक्त नीचे लिखते हैं ना स्मॉल जी, एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं उसकी। फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एंड आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर केमिकल नेचर। इंटरडिपेंडेंस, तो ये कह रहे हैं आइडियली बता रहे हैं ये KTG के अकॉर्डिंग कि हमने फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्शन या रिपल्सन नेग्लिजिबल करा है। Interdependence of some observable properties, namely pressure, volume, temperature and mass, led to different gaseous laws obtained from experimental studies on gases. Boyle's law state that under isothermal conditions, pressure is inversely proportional to volume. Charles law volume और absolute temperature के बारे में बताता है under isobaric condition. Isobar मतलब बाहर का pressure क्या रहेगा, constant. It state that volume of fixed
amount of gas is directly proportional to absolute temperature. If the state of gas is represented by this and it is changed to this, then the relation between two states is given by combined gas law. इसको क्या कह रहे थे हम? combined gas law. Any one of the variable of this gas can be found out if other five are known. Avogadro law states that equal volume of all gases under same condition of temperature pressure contain equal number of molecules. Dalton law states that total pressure exerted by mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressures exerted by them. Thus, this relationship between P, V, T and N describe its state and is called equation of state of the gas. Equation of state for ideal gas is this, where R is gas constant and its value depend upon units chosen for P, R and T, V. At high pressure and low temperature, intermolecular forces start operating strongly between molecules because they come close to each other. Under suitable temperature and pressure conditions, gas can be liquefied. Liquids may be considered as continuation of gaseous phase into a region of small volume and very strong molecular attractions. तो मैंने कहा था liquid phase is considered as continuation of gaseous phase. Some properties of liquid surface tension viscosity are due to intermolecular attractive forces. ओके ये याद रखेंगे कि जो वेपर प्रेशर होता है ना वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ऑपरेट नहीं होता, बट हाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस का वेपर प्रेशर पर इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, बट वो उसकी वजह से ऑपरेट नहीं होता. जैसे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ऑपरेट होते हैं. वेपर प्रेशर इसकी वजह से ऑपरेट नहीं होता, बट इसका इफेक्ट वेपर प्रेशर पर पड़ता है. विद दिस वी कम टू एंड ऑफ चैप्टर नेम्ड एज एनसीईआरटी. रीडिंग इसकी ख़त्म होती है. हमने पूरी एनसीईआरटी इसकी पढ़ ली है, अच्छे से पढ़ी है. अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा क्वेश्चंस, तो वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे. टिल देन पढ़ते रहिए. अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए. थैंक यू. अच्छे से पढ़िए. बाय बाय.